हेलो स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ चैप्टर शुरू किया था आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास में हमने देखा कि किस प्रकार से देश के आर्थिक विकास या देश के आर्थिक उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन और नियोजन वहाँ पर किया गया था। और हर पंचवर्षिक योजना के जो है अलग अलग उद्देश्य थे, अलग अलग उद्दिष्टों को लेकर अलग अलग देश की समस्याओं को लेकर जो है वहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन किया गया था। पंचवर्षीय योजना के बाद हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। प्रश्न भी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो क्यों हुआ, उसके पीछे जो है क्या वजह, क्या कारण था। तो देखिए, पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में बैंकिंग व्यवसाय पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब क्या? उनकी सत्ता या उनकी स्वामित्व जो था बैंकिंग क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। वे बैंक उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, प्राइवेट सेक्टर में जो था, प्राइवेट सेक्टर का वहाँ पर एक प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते थे। और इन बैंकों के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे। निदेशक यानी क्या? जो बैंक के कर्ता धर्ता है वो वहाँ पर अपने उद्योग और विकास को लाभ बढ़ाने के लिए हमेशा क्या रहते थे? एक्टिव कार्यरत रहते थे। इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। मतलब बैंक जो है निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होने के कारण उसी अपने ही उद्योग और विकास का फायदा जो है वहाँ पर देखते थे। और इसी पर रोक लगाने के लिए, रोकथाम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जो है 1955 में इंपीरियल बैंक का क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया। और उसे भारतीय स्टेट बैंक में क्या किया? परिवर्तित किया। परिवर्तित किया यानी परिवर्तन किया। और उसे इस बैंक ने अल्पावधि में ही संपूर्ण देश में अपनी शाखाएं खोलकर सरकारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया। और जैसे ही इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसने अपने अल्पावधि में यानी क्या, बहुत ही कम समय में ही अपनी संपूर्ण देश में अपनी शाखाएं खोलकर देश के विकास में, सरकारी विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाना क्या किया? प्रारंभ किया, शुरुआत की। ये उसका कारण है। उसके बाद है राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि यानी क्या? उसके पीछे की वजह, कारण। भारत ने स्वातंत्र्य उत्तर कालावधि में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था? मिश्रित। योजनाओं को कार्यान्वित करते समय यदि घाटा हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार करने से वहाँ पर अगर किसी योजना में या योजना कार्यान्वित करते समय अगर नुकसान होता है, घाटा यानी क्या? नुकसान होता है, तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना क्या था? आवश्यक था। क्योंकि उस खर्चे को पूरा करने के, क्योंकि खर्चा कहाँ से लाएंगे, तो इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों को होने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होने वाला था। और जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण होता था उस बैंक को जो भी लाभ, जो भी फायदा होता था वो कहाँ पर आता था? सरकारी कोष में, सरकारी कोषागार में वो जमा होता था। और इसी के साथ लघु उद्योग और मझोले उद्योग से संबंधित विकास नीति जो है, नीति को कार्यान्वित करना भी आवश्यक था। मतलब छोटे उद्योगों को भी
साथ लेकर चलना क्या था, आवश्यक था। लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया था। मतलब खाद्यान्न की कमी को, मतलब देश में कभी भी खाने की चीज़ों की मतलब उत्पादन में जो है वो कमी ना आए, और इसी कमी को दूर करने के लिए, अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग जो है लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर, तो वहाँ पे समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की क्या की थी, मांग की। समाजवादी विचारों से प्रेरित होता मतलब समाज का हित देखने वाले या समाज का भला चाहने वाले। समाज में कौन रहते हैं, लोग, और लोगों की प्रगति के बारे में सोचने वाले लोगों ने बैंकों के व्यापारी राष्ट्रीयकरण की मांग की, और इस निर्णय को कम्युनिस्ट पार्टी का भी क्या मिला था, समर्थन प्राप्त था। और इस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसका फ़ायदा जो है देश के राष्ट्रीय आर्थिक विकास में हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है 20 सूत्री कार्यक्रम। आपको टिप्पणी के लिए प्रश्न भी है, 20 सूत्री कार्यक्रम 1 जुलाई कब शुरुआत हुई थी, 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की क्या की थी, घोषणा की थी, और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने प्रयासों का क्या किया था, संकल्प किया था। मतलब हमें अगर बाकी देशों की तरह प्रगति करने हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर हमें अपने देश की प्रगति करनी है, तो हमें अपनी स्पीड, अपनी गति जो है क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। और इसलिए 1 जुलाई 1975 में जो है 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वहाँ पर प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। देखिए कौन कौन सी बातें थी उसमें। सबसे पहला जो है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए सबसे पहले क्या था, कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून, संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजनाओं में वृद्धि करना। पहला प्रावधान या पहला क्या था कि कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून। अधिकतम मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है उसके लिए चकबंदी कानून। संपत्ति का क्या हो, समान वितरण हो। उसके बाद खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले। न्यूनतम मतलब थोड़ा कम, ना ज़्यादा ना कम, जितनी आवश्यकता है उतना तो वेतन उन्हें मिलना ही चाहिए। और साथ ही साथ जल संवर्धन योजनाओं में भी क्या करना, वृद्धि करना। दूसरा है श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभा। श्रमिक जो है, मजदूर जो है, उन्हें उद्योग क्षेत्र में उनका सहभाग लेना चाहिए। और राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के माध्यम से बेरोजगारी मुक्त हो, इसलिए हमें क्या उठानी चाहिए, कदम उठाने चाहिए। कर चोरी की प्रवृत्ति यानी क्या, इनकम टैक्स। बहुत सारे लोग जो है वो टैक्स भरते नहीं है, टैक्स बचाना चाहते हैं। आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम। जो टैक्स समय पर भरते नहीं है, टैक्स से बचना चाहते हैं, अपनी संपत्ति छिपाते हैं, इसके खिलाफ मतलब कठोर कार्यवाही की गई, जिसके कारण जो है, क्योंकि जब टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड करेंगे तो सरकार को क्या मिलते हैं, उससे पैसे मिलते हैं। आर्थिक अपराध पर रोक लगाई गई। तस्करी की रोकथाम, मतलब हमारे देश में अलग अलग चीज़ों की क्या की जाती है, तस्करी यानी क्या, स्मगलिंग जिसे कहते हैं, तो उसके ऊपर भी रोकथाम जो है वहाँ पर लगाई
गई। अगला है जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण। जीवनावश्यक मतलब जो खाने की जीवनावश्यक चीज़ें हैं, फिर चाहे वो दवाइयाँ हो, खाने की राशन की चीज़ें हो, इन मूल्यों इनकी कीमत पर क्या हो, नियंत्रण हो। उसी के साथ साथ राशनिंग व्यवस्था में सुधार करना, और राशनिंग व्यवस्था में भी क्या करना, सुधार करना। मतलब जैसे आप अगर देखते हैं कि रेशन कार्ड भी अलग अलग मतलब अपने स्तर पर दिए जाते हैं, अलग अलग कलर के, क्योंकि जितनी व्यक्ति की इनकम होती है उसी के अनुसार राशन कार्ड देखो मिलता है। पांचवा जो है हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्र उद्योग का निर्माण। हथकरघा मतलब जो हाथमाग जो होता है, हाथ से जो सूत बनाते हैं, वो उस क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्र उद्योग का निर्माण, क्योंकि धागे से ही क्या बनता है, वस्त्र बनता है, तो उसका निर्माण। दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, और जो लोग कर्ज से परेशान है, कर्ज से पीड़ित है, उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाना। आवास निर्माण, जो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आवास योजनाओं का निर्माण करना या योजनाएं कार्यान्वित करना। दूर संचार, संपर्क साधनाएं देना, सुविधाएं देना। विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना, और विद्यालय के लिए शैक्षणिक सामग्री जो है, टीचिंग से संबंधित जो सामग्री है वो क्या करना, उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है 1975 में जो है वहाँ पर जारी हुआ था। उसके बाद है श्रमिक समस्या। कौन सी समस्या? श्रमिक समस्या, मजदूरों की समस्या। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1859 को कावसजी डावर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? कावसजी डावर ने शुरू की थी। कालांतर में दादर, परेल, भाईखला, शिवड़ी, प्रभादेवी और वर्ली में कपड़ा मेले खुल गए। अभी तो फिलहाल वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन इसके पहले अगर 20 साल पहले अगर हम देखेंगे तो दादर, भाईखला, परेल, शिवड़ी, प्रभादेवी, वर्ली, यहाँ पर कपड़े की मिलें जो है बहुत ज़्यादातर हमें देखने को मिलती थी। यह क्षेत्र गिरन गांव के रूप में पहचाना जाने लगा, और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गिरन गांव, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहते थे? मिलें थी, और वहाँ पर मिल मजदूर या श्रमिक वहाँ पर रहते थे। लेकिन देखिए वहाँ पर दिया भी है 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष क्या हुआ? निर्माण हुआ, और इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बनी। अन्य क्षेत्रों में कुछ उद्योगों में श्रमिकों के लिए वेतन में वृद्धि हो रही थी, बोनस की अधिक राशि मिल रही थी, लेकिन कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएं क्या हो रही थी? प्राप्त हो रही थी। मतलब बाकी मजदूरों के अलावा मिल मजदूरों को जो है कम वेतन मिलता था, सुविधाएं कम मिलती थी, बोनस ना के बराबर था, और इसलिए उनमें क्या बढ़ने लगा था? असंतोष जो है वहाँ पर बढ़ने लगा था। वर्ष 1981 में दिवाली में श्रमिकों को अपेक्षा थी कि उन्हें क्या मिलेगा? 20% बोनस मिलेगा। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कर रहा था, और इस संघ ने श्रमिक वर्गों को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ क्या की? बातचीत की, और वर्ष 1981 की दिवाली में
श्रमिकों को अपेक्षा थी कि उन्हें कम से कम 20% तक बोनस मिलेगा और श्रमिकों को प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जो है वो कर रहा था। मतलब उनके हक के लिए राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जो है लड़ रहा था। लेकिन इस संघ के श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ जो है वो बातचीत की गई। मतलब वर्कर या कामगारों को जो है मजदूरों को विश्वास में न लेते हुए, उनके साथ बातचीत न करते हुए वहाँ पर मालिकों के साथ जो है बातचीत की और 8 से 17% पर बोनस को लेकर समझौता हुआ। मतलब जो मजदूरों को ऐसा लगता था कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा, लेकिन उन्हें कितना मिला? 6 से 8 से लेकर 17% ही उन्हें बोनस मिला और इस बात पर ही समझौता हुआ। बोनस में की गई यह कटौती असंतोष की चिंगारी जो है वहाँ पर सिद्ध हो गई और बोनस मतलब समाधान कारक न मिलने के कारण वहाँ पर मजदूर क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए और ये उसकी क्या थी? शुरुआत थी। चिंगारी यानी क्या? ये उसकी शुरुआत हुई थी। कुछ श्रमिक डॉक्टर दत्ता सामंत से मिले। जो नेता थे दत्ता सामंत, उनसे जाके मिले और उन्होंने डॉक्टर सामंत से नेतृत्व स्वीकारने का क्या किया? निवेदन किया। डॉक्टर दत्ता सामंत को उन्होंने अपने इस आंदोलन का या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ का नेतृत्व स्वीकारने का क्या किया? निवेदन किया कि आप हमारे हक के लिए लड़िए। 65 मिलों के श्रमिक इकट्ठे आए और दत्ता सामंत जो है हड़ताल का नेतृत्व करने लगे। मिल मजदूरों की मांग को स्वीकार किया उन्होंने और हड़ताल का नेतृत्व उन्होंने किया। प्रश्न भी है, देखो, मुंबई मिल के मजदूरों की हड़ताल को सफलता क्यों मिली नहीं? और 18 जनवरी 1982 को मुंबई में 2.5 लाख मजदूर क्या हो गए? हड़ताल पर चले गए दत्ता सामंत के नेतृत्व में। गिरन गांव की मशीनों की ठक-ठक रुक गई और जहां पर पूरे क्षेत्र में मशीनों की भोंगे की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, तो वहाँ पर वो गिरन गांव जो है वो क्या हो गया? शांत हो गया। मशीनों की ठक-ठक आवाज़ें रुक गई। मानो मुंबई का हृदय ही बंद गया। जो मुंबई की धड़कन मानी जाती थी, मुंबई का दिल माना जाता था, वो मानो क्या हो गई? बंद हो गई। मुख्यमंत्री वे चेयरमैन और अंतुलों ने, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति का क्या किया? गठन किया। त्रिदलीय समिति यानी क्या? 3 दलों को मिलाकर जो समिति बनी थी, उसका गठन उन्होंने किया। आगे चलकर बाबा साहेब भोसले जो है वो क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे और उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ ही बातचीत करेगी। डॉक्टर दत्ता सामंत ने यह कानून रद्द करने की क्या की? मांग की। मतलब उन्होंने क्या मांग रखी थी कि सरकार केवल किसके साथ बात करेगी? राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बातचीत करेगी। लेकिन डॉक्टर दत्ता सामंत ने यह कानून जो है वो क्या करने की मांग की? रद्द करने की मांग की कि इस कानून को क्या किया जाए? खारिज किया जाए। हड़ताल के प्रारंभिक समय में मजदूरों को उनके गांवों से क्या मिलने लगी? सहायता मिलने लगी। क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो परेशानियां तो होती है। तो मजदूर ही थे, उनके पास तो आर्थिक ज़्यादा पैसा वगैरह तो था नहीं, इसलिए वहाँ पर उन्हें अपने गांवों से क्या मिलने लगी? सहायता वहाँ पर मिलने लगी। लेकिन ये सहायता जो है ज़्यादा देर जो है वहाँ पर कोई भी कितना देर तक जो है किसी को मदद वहाँ पर कर सकता है। आर्थिक रूप से कौन कितना किसको संभाल सकता है या सहारा दे सकता है। प्रारंभ में एक दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। शुरुआत में जो है एक दूसरे की सहायता, फिर चाहे वो
आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, उन्होंने सहायता दी। विभागों के अनुसार समितियां बनाकर उन्होंने अनाज और सहायता राशि का वितरण भी किया। सहायता राशि यानी क्या? मदद के लिए जो धनराशि दी गई थी वो। वाम दलों ने हड़ताल को समर्थन दिया था, लेकिन जैसे जैसे हड़ताल खींची जाने लगी वैसे वैसे ही मजदूरों में फूट पैदा करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे मतलब हड़ताल का समय जो है वो बढ़ रहा था, वैसे वैसे मजदूरों में क्या पड़ने लगी? फूट पड़ने लगी। क्योंकि कौन कितना जो है किसको देखने वाला नहीं था, ना ही मजदूरों के पास इतना पैसा या धन जमा था जो पैसे खर्च वो करते और हड़ताल करते। तो इसीलिए धीरे धीरे उनकी हिम्मत जो है वो क्या हो रही थी? टूट रही थी और फूट वहाँ पर निर्माण हो रही थी। हड़ताल को 6 महीने पूरे हो गए। कम कितने महीने तक हड़ताल चली थी? 6 महीने तक हड़ताल चली थी। केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह उपेक्षित किया। केंद्र सरकार ने हड़ताल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं। मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया और मजदूर जो है अभी क्या किससे हिंसात्मक रूप आंदोलन ने शुरू किया। मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया और सितंबर 1982 में 1.5 लाख मजदूरों का जुलूस महाराष्ट्र विधानसभा पर गया, परंतु विफलता हाथ लगी, उन्हें सफलता मिली नहीं। हड़ताल को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। कितना हड़ताल कितने समय तक चली? 1 वर्ष तक चली। यह पहली हड़ताल थी जो इतने प्रदीर्घ समय तक चली, लेकिन सफलता मिली नहीं। हड़ताल की कालावधि में लगभग 1.5 लाख मजदूर क्या बने? बेरोजगार बने। उनके हाथ से काम जो है वो क्या हुआ? छूट गया। उनके हाथ में कोई भी काम धंधा रहा नहीं। कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर को महत्व प्राप्त हुआ था और जो हाथ माग से बना मिल में बने कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर टेरिकॉट के कपड़े को क्या मिला? महत्व प्राप्त हुआ। लोग उसे खरीदने लगे और परिणामतः पहले से ही मिल कपड़ा बिक्री पर क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ। क्योंकि जब लोगों के पास ऑप्शन आते हैं तो लोग दूसरे पहली बातों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो मिल मजदूरों के साथ भी वैसे ही हुआ। मतलब जब मिल के कपड़े के बजाय लोगों को पॉलिस्टर का कपड़ा मिलने लगा तो लोग क्या होने लगे? मिल के कपड़े की बिक्री पर उसका परिणाम हुआ। कपड़ा मिलें मुंबई से सूरत और गुजरात में स्थलांतरित हो गई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई, सूरत और गुजरात में स्थलांतरित हो गई थी। केंद्र सरकार ने 13 मिलों का क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया। इस समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन भी किया गया उनकी समस्या को सुलझाने के लिए, परंतु इसमें क्या मिली? सफलता मिली नहीं। और इस प्रकार से मुंबई के मिल मजदूरों के हड़ताल को क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। क्योंकि वहाँ पर मजदूरों में ही क्या होने लगे? विवाद होने लगे, एक दूसरे से क्या होने लगे? वो लड़ने लगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके मुंबई से जो है कपड़े की मिलें जो है पूरी तरह से क्या हो गई? समाप्त हो गई। आज भी हमें वहाँ पर सिर्फ खाली जगह जो है वो देखने को मिलती है।